नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है महाजनपद युग, जो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ और अन्य बहुत सारी वनडे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा तरीके से महाजनपद युग के बारे में हर टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं महाजनपद युग एवं मगध का उत्कर्ष। तो महाजनपद युग ये कब आया था? जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद युग आया था। और ये क्यों आया था? क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे की खोज होने के कारण अस्त्र शस्त्र जो बनने लगे थे वो लोहे के बनने लगे थे, और खेती का बहुतायत में प्रयोग होने लगा था। हल का आविष्कार हो गया था, जिस कारण से लोहे के हल से अच्छी तरीके से खेती की जाने लगी थी, और जिससे अन्न उत्पादन बढ़ गया था। इसी प्रकार धीरे धीरे महाजनपद यानी कि जनपद से महाजनपद युग का प्रारंभ हुआ। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। महाजनपद का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो यह जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद महाजनपदों का उल्लेख रिच डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में भी मिलता है। तो महाजनपदों का उल्लेख रिच डेविड्स की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में भी मिलता है। उसके बाद तमिल ग्रंथ है एक सिलप्पाधिकारम, जिसके लेखक हैं इलंगो आदिकल। इसमें भी मगध, वत्स और अवंती महाजनपदों का उल्लेख है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये 5 ग्रंथ हैं जिनमें हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि हमें महाजनपद युग के बारे में पढ़ने के लिए ये 5 स्रोत हैं, जहाँ से हम महाजनपदों के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पहला भगवती सूत्र, दूसरा अंगुत्तर निकाय, तीसरा बुद्धिस्ट इंडिया और चौथा सिलप्पाधिकारम। तो 4 स्रोत हैं, इनको आप याद रखिएगा। कई बार सीधे यहीं से पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी महाजनपदों का उल्लेख है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, इसमें भी बौद्ध महाजनपदों का उल्लेख है। उसके बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए थे। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक काल के जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो रहे थे। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले वैदिक काल में जन थे, फिर उत्तर वैदिक काल में जनपद बने, फिर इन्हीं जनपदों से महाजनपद का निर्माण हुआ, जब बहुत बड़ा क्षेत्र एक मिलकर कई जनपदों को एक में संगठित किया, तो यह महाजनपद का निर्माण किया। उसी प्रकार से कई महाजनपद मिलकर एक देश का निर्माण किए, तो एक देश का फिर निर्माण हुआ कई महाजनपद मिलकर। उसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में 14 महाजनपद थे राजतंत्र, यानी कि यहाँ पर राजा का शासन होता था, जो कि वंश के अनुसार बैठता था। जो वंश में बड़ा पुत्र होता था वहीं इनका उत्तराधिकारी चुना जाता था। राजतंत्र में 2 ऐसे महाजनपद थे, वज्जी और मल्ल। यहाँ पर गणतंत्र वाली व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ के जो मुखिया होते हैं, गणतंत्र में जो मेन मुखिया होता है यानी कि राजा, उसका चुनाव किया जाता था, और चुनाव के बाद उसको फिर राजा डिक्लेयर किया जाता था। तो गणतंत्र में याद रखिएगा, इसमें राजा को चुना जाता था और यहाँ पर वंशानुगत होता था राजतंत्र में। उसके बाद हम देख लेते हैं महाजनपदों की सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर भाग में कंबोज है, इसकी सीमा उत्तरी भाग में इसकी कंबोज सीमा थी। और पश्चिमी भाग में देख लेते हैं तो अवंती
तो अवंती महाजनपद पश्चिमी भाग में इसकी सीमा बनाता था। वहीं पूर्व भाग में इसकी सीमा अंग महाजनपद बनाता था। तो पूरब में अंग और उत्तर में कंबोज और पश्चिम में अवंती महाजनपद और दक्षिण भाग में इसकी सीमा अस्मक महाजनपद बनाता था, जो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। यह सिर्फ एक ही महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस डायग्राम के थ्रू आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, कई महाजनपद हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मल्ल, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, जैसे कि मथुरा यहाँ पर है, मथुरा में है। उसके बाद मल्ल, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, काशी, अयोध्या, कौशाम्बी, चेदी मध्य प्रदेश में है, अवंती भी मध्य प्रदेश में है, सूरसेन, इंद्रप्रस्थ और कुरु, तो यहाँ पर कुरु हरियाणा पे है, पाटलिपुत्र, वैशाली यहाँ पर है बिहार में, और एकमात्र है यहाँ पर अस्मक। तो ये बहुत सारे ऐसे महाजनपद हैं जिनको आप देख लीजिएगा थोड़ा मैपिंग में। कई बार ये स्टेट से बिलोंग करते हुए पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा महाजनपद है। आइए अब देख लेते हैं पहला महाजनपद, अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है और इसका क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिला में। बिहार वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंग महाजनपद बिहार में ही पड़ता है, तो इस प्रकार से उनको ज़िले में पूछा जा सकता है जोड़ी मिलान पे कि कौन से ज़िले पे इसका क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद मगध और अंग के बीच एक चंपा नदी बहती है, तो चंपा नदी के आधार पर ही इसकी राजधानी रखी गई होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था और यह राजगृह का निवासी थे, तो यह राजगृह के निवासी थे महागोविंद। उसके बाद यहाँ का प्रसिद्ध राजा दधिवाहन था। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था, तो जब बिंबिसार शासक बना तो इसने अंग को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद अगला महाजनपद था काशी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है काशी महाजनपद, यूपी में है, बनारस में इसे कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। यह वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित है। अस्सी घाट फेमस है वाराणसी का, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सी घाट अस्सी नदी के नाम पर ही रखा गया है। तो यह वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित था। महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक दिवोदास नामक राजा था। तो महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक दिवोदास नामक राजा था। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। तो यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। बनारस संगीत की शिक्षा एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो बनारस संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देख लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो महाजनपदों में बनारस था तो उस समय किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो बनारस शिक्षा के लिए एक तो बहुत पहले से फेमस है और इसके साथ साथ यह वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस था। इसीलिए आज भी बनारसी जो साड़ियाँ होती हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, बनारसी साड़ियों को। उसके बाद देख लेते हैं कोसल महाजनपद। तो कोसल महाजनपद की दो राजधानियाँ थी, एक तो उत्तरी कोसल जिसकी श्रावस्ती थी, दूसरा दक्षिणी कोसल जिसकी कुशावती है। तो इसकी दो राजधानियाँ थी, श्रावस्ती और कुशावती। वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता था। तो वर्तमान में आज जो फैजाबाद मंडल है वो प्राचीन काल में कोसल राज्य था। उसके बाद सरयू नदी इस राज्य की उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती है। तो जो सरयू नदी है इसी कोसल राज्य को दो भागों में बांटती है। जैसे यहाँ राज्य हुआ तो यहाँ से बहती हुई सरयू नदी बहती है। उसके बाद श्रावस्ती, अचिरावती
यानी कि राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। तो जो श्रावस्ती है वह राप्ती या अचिरावती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से की जाती है। तो श्रावस्ती की पहचान जो आधुनिक महेश से की जाती है, जबकि वहाँ के जेतवन विहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। तो वहाँ जो श्रावस्ती की पहचान है वो महेश से, और वहाँ के जो जेतवन विहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। तो दोनों को मिलाकर इसी को सहेत महेत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित था। तो यहाँ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो प्रसेनजित था। प्रसेनजित ने स्वयं को इक्ष्वाकु कुल का शासक बताया था। तो जो प्रसेनजित था यह अपने आप को इक्ष्वाकु कुल का वंश शासक बताया था। उसके बाद संयुक्त निकाय में अजातशत्रु एवं प्रसेनजित के बीच दो संघर्षों का विवरण मिलता है। प्रसेनजित ने अजातशत्रु से समझौता कर लिया। उसने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी पुनः मगध को सौंप दिया। तो प्रसेनजित ने अजातशत्रु से समझौता कर लिया। उसने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी पुनः मगध में या मगध को सौंप दिया गया। उसके बाद अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद। राजधानी है सोत्थिवती या शक्तिमती। तो चेद की सुक्तमती राजधानी है। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था, यानी कि आज जो बुंदेलखंड है वहाँ पर चेदी महाजनपद स्थित था। यह जमुना नदी के किनारे स्थित था। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। उसके बाद हम अगला महाजनपद देख लेते हैं वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद इसकी राजधानी कौशाम्बी है। यह कौशाम्बी थी उस समय, आज भी कौशाम्बी जिला है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरवंशी उदयन था। एक बार उदयन को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था। उसने उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त किया, परंतु दोनों के बीच प्रेम हो गया और उदयन ने वासवदत्ता के साथ कौशाम्बी आ गया। तो उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक किसने नियुक्त किया था? अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत ने। उसके बाद देख लेते हैं अगला। इसी कहानी को आधार बनाकर भास ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की। तो यह एक रचना है, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। भास ने कौन सी रचना की? तो स्वप्न वासवदत्ता याद रखिएगा। उसके बाद स्वप्न वासवदत्ता, हर्ष की रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, इन 3 नाटकों का नाटक उद्यन था। उसके बाद वत्स सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। वत्स राज्य महाजनपद था, वो किस वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ये स्टेटमेंट में ऐसे प्रश्न बनते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन में आएगा वस्त्र, अस्त्र, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर अस्त्र के अलावा कोई ऐसे उत्पाद के लिए दे सकता है कि अनाज के लिए फेमस था। तो वहाँ पर आप याद रखिएगा कि यह वस्त्र के लिए वत्स कौशाम्बी प्रसिद्ध था, या वत्स महाजनपद। उसके बाद यमुना एवं सोन नदियों विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित भर्ग या भग्ग संघ वत्सों के अधीन थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कुरु महाजनपद। तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में पड़ता था। तो हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में पड़ता था। उसके बाद
पांचाल महाजनपद, राजधानी थी उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, और अहिच्छत्र एवं कांपिल्य इसकी राजधानी थी। तो पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र एवं कांपिल्य थी। इसकी दो राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। उसके बाद हम देख लेते हैं पांचाल जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद में स्थित है। कान्यकुब्ज यानी कि इसे कन्नौज कहा जाता है, तो उस समय इसे कन्नौज का अन्य नाम था कान्यकुब्ज, जैसे कि आज इसे महोदय श्री के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसका प्राचीन नाम में महोदय श्री भी था इसका नाम, लेकिन वर्तमान में इसका कन्नौज आधुनिक नाम है। तो कान्यकुब्ज नगर इसी राज्य में पड़ता था। चूलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था। उसके बाद मत्स्य महाजनपद, तो मत्स्य महाजनपद राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के पास स्थित था। इसका संस्थापक विराट था। तो मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के पास स्थित था, इसका संस्थापक विराट था। उसके बाद सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, और यहाँ का शासक चंद्रप्रद्योत की कन्या का पुत्र अवंतीपुत्र था। वह बुद्ध का शिष्य था। उसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो उसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद यह आंध्र प्रदेश में यह महाराष्ट्र में मेन रूप से था। महाराष्ट्र में, याद रखेगा, यहाँ पर मिस टाइप है, महाराष्ट्र में। तो यह अस्मक दक्षिण में स्थित था। दक्षिण इसकी राजधानी थी पोतन या पोटिल, तो इसकी राजधानी थी पोटल या पोतिन। अस्मक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह गोदावरी तट पर स्थित था। वहाँ पर इच्छांकुवंशी शासकों का शासन था। गोदावरी नदी अस्मक को मूलक क्षेत्र से अलग करती थी, जिसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। अस्मक के राजा अरुण ने कलिंग जीता था। बाद में अवंती ने अस्मक को विजित कर लिया था। तो इस प्रकार इस अस्मक के बारे में याद रखिएगा कि एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था और गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद हम देख लेते हैं अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपदों में इसकी दो राजधानियाँ थी, इसकी भी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उज्जैनी उत्तरी अवंती की और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती राजधानी थी। दोनों राजधानियों के बीच में वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। वह अपनी निष्ठुरता के कारण चंड कहलाया। प्रद्योत का वत्स मगध, कोसल एवं गांधार के साथ संघर्ष चला। मगध के अतिरिक्त अवंत ही वह महाजनपद था जहां लोहे की खानें थी। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया था। तो अवंती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी दो राजधानियाँ थी और अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था और यह वेत्रवती नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद हम देख लेते हैं गांधार महाजनपद। उत्तरी भाग में स्थित महाजनपद था, सबसे ऊपर स्थित था। गांधार काबुल घाटी में पड़ता था, यानी कि अफगानिस्तान में यह वर्तमान में स्थित महाजनपद था। उसके बाद कंबोज। कंबोज इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। कंबोज अपने घोड़ों के लिए विख्यात था। तो प्राचीन काल में कंबोज अपने घोड़ों के लिए विख्यात था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वस्तुतः कंबोज एक राज्य था, परंतु कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्र पजीवी संघ कहा है। कंबोज अफगानिस्तान में पड़ता था उस समय। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला महाजनपद है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, आधुनिक बसाड़ जिसे कहते हैं। वैशाली वज्जी संघ के साथ साथ लिच्छवियों की भी राजधानी थी। यह 8 जनों
या अठकुलिक का संघ था। तो जो वैशाली थी वह 8 लोगों या 8 जनों का संघ था। जन का मतलब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुखिया थे, उनका यह संघ था। उसके बाद हम देख लेते हैं वैशाली का पहचान या वैशाली की पहचान आधुनिक बसाड़ से की जाती है। यह मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं मल्ल महाजनपद। इसकी भी राजधानी 2 थी। पहली थी उत्तरी मल्ल यानी कि कुशीनगर, दूसरी थी दक्षिणी मल्ल यानी कि पावापुरी। उसके बाद हम देख लेते हैं यह महाजनपद यूपी के देवरिया ज़िले में स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर वर्तमान काशी या कस्या एवं दूसरे की पावा वर्तमान पदसेना थी। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी और यह महाजनपद यूपी के देवरिया में स्थित है, मल्ल याद रखिएगा। उसके बाद मल्ल गणतंत्र 9 कुलों का समूह था। जिस प्रकार से इसके पहले वाला 8 जनों का समूह था, लेकिन यह जनों के अलावा यह 9 कुलों का समूह था जो शुरुआत में एक राज्य था। याद रखिएगा मल्ल एक गणतंत्र राज्य था, यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। उसके बाद है मगध महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद यदि पूछा जाए तो मगध महाजनपद। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। मगध में आधुनिक पटना, गया एवं शाहाबाद जिला का क्षेत्र सम्मिलित था। इस राज्य के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा तथा दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियाँ स्थित थी। इसीलिए इस राज्य को सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, यानी कि चारों तरफ से जब यह घिरा था इतनी सारी नदियों के और पहाड़ों के बीच, तो यहाँ पर जो अन्य राजा थे वो यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। आक्रमण न करने के कारण यहाँ का व्यापार अच्छे तरीके से चल रहा था, नदियों के द्वारा व्यापार अच्छे से होता था। चंपा और सोन नदियाँ, उसके अलावा गंगा नदियाँ, इन 3 नदियाँ इसके व्यापार और कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार थी, जिस कारण से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बना था। उसके बाद ऋग्वेद में वर्णित कीकट का तदात्मय मगध से ही लगाया जाता है। मगध का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। यह याद रखिएगा कि मगध का उल्लेख कौन से वेद में हुआ है, तो अथर्ववेद में हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य के उत्कर्ष में क्या क्या इंपॉर्टेंट थी? 4 नदियाँ, गंगा नदी, चंपा नदी, विंध्याचल पर्वत और सोन नदी। तो 3 नदियाँ और एक पर्वत श्रेणी, इन चारों ही चीज़ों से यह मगध राज्य घिरा हुआ था। तो यहाँ से व्यापार भी सभी नदियों में होता था और विंध्याचल पर्वत के कारण यहाँ पर आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाते थे। तो इस कारण से यहाँ फल फूल रहा था उस समय। अब देख लेते हैं मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी 2 थी, एक तो पाटलिपुत्र थी और दूसरी थी गिरिब्रज। तो यह वृषभ पहाड़ी पर थी या वराह पहाड़ी पर, बहुत सारी पहाड़ियाँ थी यहाँ पर। गिरिब्रज जो बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ऋषिगिरी पहाड़ी, वैभार पहाड़ी, जिस कारण से यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाते थे अन्य शासक, और यह गिरिब्रज इसकी राजधानी सुरक्षित रह जाती थी। दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी से घिरी हुई थी तीनों तरफ से। तो यहाँ पर भी आक्रमण नहीं कर पाते थे अन्य शासक। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख तथ्य। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहदत्त था। इस वंश का संस्थापक बृहदत्त था। इसके पुत्र जरासंघ ने गिरिब्रज को पहली बार राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ का पहला वंश हार्दक वंश था। तो यदि बौद्ध वंशों के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ का हार्दक वंश पहला शासक था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। उसके बाद हम मगध राजवंश देख लेते हैं। मगध राजवंशों में सबसे पहले हार्दक वंश आया 544 से 412 ईसा पूर्व में। उसके बाद शिशुनाग वंश आया 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद राजवंश आया 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व।
उसके बाद बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ये 4 शासक आए। तो याद रखिएगा मगध महाजनपद के 4 शासक कौन कौन आए, जो हार्दक वंश के थे। बिंबिसार सबसे पहले आया और इसी ने हार्दक वंश की स्थापना भी किया। उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और नागदशक उसके बाद आया। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। नागदशक के बाद शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। और इसके बाद कालाशोक, जिसको कि काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, याद रखिएगा, सेकेंड बौद्ध संगीत। और अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नंद महाजनपद में सबसे महान शासक था महापद्मनंद, लेकिन इसकी स्थापना महानंदिर ने किया था और वास्तविक इसका संस्थापक महापद्मनंद था। और अंतिम शासक था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। उसके बाद देख लेते हैं हार्दक वंश। तो हार्दक वंश में 3 प्रमुख शासक, बिंबिसार जिसे श्रोणिक भी कहा जाता है पुराणों में। उसके बाद अजातशत्रु जिसको कुणिक कहा जाता है पुराणों में। तीसरा था उदयन जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है पुराणों में। तो ये 3 शासक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला शासक देख लेते हैं बिंबिसार। बिंबिसार यह मगध का वास्तविक शासक था या संस्थापक था मगध का। बिंबिसार ने अंग विजय से मगध की विजय प्रारंभ की थी। इसने यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक है यहाँ पर, जीवक को अवंती राजा चंद्र प्रद्योत की पीलिया या पांडु रोग ठीक करने के लिए भेजा था। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राजा चंद्र प्रद्योत की पीलिया की बीमारी के लिए भेजा था। उसके बाद बिंबिसार की 3 पत्नियां हुई थी। तो बिंबिसार की मुख्य रूप से पुराणों के अनुसार तो 500, लेकिन मुख्य रूप से 3 पत्नियां थीं। पहली थी महाकोसला, दूसरी थी क्षेमा या खेमा और तीसरी थी चेलना या चेलना। तो पहली महाकोसला या कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। दहेज में इसमें काशी मिला था जब प्रसेनजित की बहन से बिंबिसार ने शादी किया और पति वियोग में उसी दिन इस मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भरत देश की राजकुमारी से विवाह खेमा से हुआ था। तीसरी रानी थी चेलना या छिल्लना, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। उसके बाद हम देख लेते हैं विनय पटिक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। मगध का वास्तुकार भी महागोविंद था और बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी थी। तो राजगृह की नींव किसने रखी थी? तो बिंबिसार ने। उसके बाद अजातशत्रु या कुणिक देख लेते हैं। तो अजातशत्रु या कुणिक 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। तो अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजित की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु का वज्र संघ के साथ भी युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, अजातशत्रु के कूटनीतिक मंत्री थे वत्सकार। तो इनकी सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की। उसके बाद इसी प्रकार काशी और वैशाली को भी मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जो अजातशत्रु थे, इनके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया था
इनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। बहुत सारे स्तूपों का इसने निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था। उसके बाद उदयन या उदयभद्र 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी वहीं हस्तांतरित की। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर कर दी थी। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक ने बारी बारी से राज्य किया। पुराणों तथा कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इन्हें पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। अमात्य का तात्पर्य है कि कोई एक मंत्री था जो काफ़ी ज़्यादा योग्य था, उसको फिर जनता ने अपना राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो इसी व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद आता है शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित किया और कालाशोक अगला शासक था। इसी नागदशक के बाद कालाशोक या काकवर्ण, इनको काकवर्ण कहते हैं, कालाशोक को याद रखिएगा, कई बार उपनाम पूछा जाता है। तो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत, इम्पोर्टेंट पॉइंट, का आयोजन हुआ और कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोंककर कर दी। तो इनकी भी हत्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कर दी गई। उसके बाद नंदवंश, इसकी स्थापना 344 से 324 ईसा पूर्व हुई थी और इसका संस्थापक था महानंदिन। और शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ गया। महानंदिन ने इस वंश की स्थापना की, परंतु इसका वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया और अंत में यही सबसे इसका वास्तविक संस्थापक बना। जो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। उसके बाद देख लेते हैं महापद्मनंद के बारे में। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था। पुराणों में इसे एक छत्र और एक राट शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक शासक था। तो याद रखिएगा, जो पाणिनि थे वह महापद्मनंद के क्या थे? मित्र थे। इसीलिए महापद्मनंद के बारे में उल्लेख कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भी किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं घनानंद आता है। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया। इसी शासक के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह पॉइंट नोट करने वाला है कि किसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के समय। उसके बाद नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलबद्ध थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे।
उसके बाद हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? महाजनपद काल के बारे में हम इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी दिए। तो आपको उम्मीद है वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी फैक्ट को कवर कराया है, चाहे वो हर्दैक वंश हो, चाहे फिर नागदशक वंश हो, या फिर मौर्य वंश हो। यहाँ पर हम सभी को बहुत ही विस्तार से आपको बताए हैं। तो चलिए वीडियो आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।